हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 का ये पार्ट बी होने वाला है। हमने पहले लेक्चर नंबर 6 के पार्ट ए में डिस्कस करा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप सो आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने डिस्कस करा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और फिर हमने उसमें डिफरेंस भी स्टडी करा था। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप एंड मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रखी है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड क्वालिफाइड विद JRF 99.88 परसेंटाइल एंड ऑल ओवर इंडिया रैंक 60। एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ मैं एट E-Clerx प्राइवेट लिमिटेड इन कस्टमर ऑपरेशंस एंड करंटली मैं सर्व कर करंटली आई मीन ऑक्यूपेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन ना बच्चे एक ऐसे जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, जो हमने डिस्कस करा था कि हमारी ना 4 टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। वन इज इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज बैलेंस शीट, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ हमने डिस्कस करा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना बच्चे, ये किस पे बेस्ड है? ये बैलेंस शीट पे बेस्ड है। ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट आपकी हमने पहले भी डिस्कस करा था, किसको फॉलो करती है? डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस करा था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि आपकी जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, आपके जो टोटल ऑफ एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे किसके? टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। यानी कि आपके जो एसेट्स है वो हमेशा इक्वल होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन क्या है? 2 एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रही है। वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड द अदर इज क्रेडिट एस्पेक्ट। यानी कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरी साइड पे दूसरा अकाउंट क्या है? क्रेडिट भी हो रहा है विद सेम अमाउंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि वो सेम अमाउंट से डेबिट भी हो रहे हैं, क्रेडिट भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है? हमारे टोटल एसेट्स क्या है? हमेशा इक्वल आते हैं किससे? टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल के। ठीक है, दी अकाउंटिंग इक्वेशन इज अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है किसका? अकाउंटिंग का। अब बेसिक प्रिंसिपल्स में हमने स्टडी क्या करा था? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, जिसमें हमने स्टडी करा था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल किसका है? अकाउंटिंग का। एंड फंडामेंटल एलिमेंट है किसका? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट किस पे बेस्ड है? इसी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहती क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, और शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम इसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होती है? ये वो अमाउंट होती है जो क्या है? जो ओनर है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स है वो क्या है? इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में। ठीक है, अब हम इसको लायबिलिटी साइड पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, दिस इक्वेशन सेट्स द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। इस इक्वेशन पे ही बेस्ड हम क्या है? डबल एंट्री अकाउंटिंग करते हैं। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। डबल एंट्री अकाउंटिंग इज अ सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। मैंने अभी आपको बताया कि डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या करती है? एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमेशा हमारे जो एसेट्स हैं, टोटल ऑफ एसेट्स हैं, वो हमेशा टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल आता है। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल दे रखी है हमें, ये पिक्चर है। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये देखिए आप, ये हमें एसेट साइड पे कैश एंड फूड ट्रक दे रखा है एंड लायबिलिटी साइड पे हमें दे रखा है लोन फ्रॉम क्रेडिट यूनियन एंड ओनर्स कैपिटल। ठीक है, और ये जो टोटल ऑफ एसेट्स है वो किस 75,000 है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल के, जो भी वो भी कितना है? 75,000। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट हैव एन इक्वल नेट इफेक्ट। ये क्या कह रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम, ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के बाद भी हमारे जो टोटल ऑफ एसेट्स हैं वो हमेशा टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल ही आएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, परचेजिंग अ मशीन विद कैश। अब मशीन हमने परचेज करी, कैश की परचेज करी, तो एंट्री क्या होगी?
मशीनरी क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास एसेट आ रहा है, तो हम मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो मशीनरी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, हमने मशीनरी को परचेज करा, मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है, इसलिए हम परचेजेस अकाउंट नहीं, कौन सा, मशीनरी अकाउंट करेंगे, क्योंकि मशीनरी क्या है, हमारी गुड्स नहीं है, वो हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। हमने किससे परचेज करी वो मशीनरी, कैश से, और कैश भी माइनस हो जाएगा कितने से, 500 से। मान लीजिए हमने मशीनरी को परचेज करा फॉर ₹500 और हमने उसके बदले पेमेंट कितनी करी, कैश में पेमेंट करी ₹500। मशीनरी को इंट्रोड्यूस करते वक्त हमने एसेट्स में मशीनरी 500 अमाउंट से हमने वो मशीन को ऐड कर दिया एसेट साइड पे। ठीक है, लेकिन उसकी कैश पेमेंट भी तो करी, कैश बैलेंस भी तो रिड्यूस हो गया। तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है ना, प्रॉपर्टी है ना हमारी कैश भी। तो अगर कैश हमारा अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको माइनस भी तो करेंगे ना। अगर मशीन आ रही है तो कैश जा भी तो रहा है ना। ठीक है, तो मशीन कितने की आई है, ₹500 की आई है, और कैश कितने का गया है, सिमिलर अमाउंट का ही गया है, दैट इज ₹500। तो पहले तो हम एसेट्स में मशीन को एंटर करने के लिए, मशीन के बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए ₹500 के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, फिर हमारा कैश भी तो एक एसेट है, वो चला गया बिजनेस से बाहर, यानी कि हमने पेमेंट कर दी मशीनरी की, तो उसी अमाउंट से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे एसेट्स भी क्या है, अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से 0 है, लायबिलिटीज भी 0 है, और हमारी जो कैपिटल है वो भी क्या है, 0। दैट इज हमारे जो टोटल एसेट्स है वो किसके इक्वल है, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी से। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परचेजिंग अ मशीनरी विद कैश एंड क्रेडिट। पहले तो हमने मशीन को परचेज करा था सिर्फ यूजिंग कैश, अब हम क्या है, मशीन को परचेज कर रहे हैं कैश पे, और कुछ अमाउंट क्या है, हम उधार पे ले रहे हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी XYZ विशेस टू परचेज ₹500 मशीन बट इट ओनली हैज ₹250 ऑफ कैश इन इट्स होल्डिंग। अब XYZ लिमिटेड क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि मैं ना एक मशीन परचेज कर लेती हूँ। ठीक है, अब वो मशीन की जो कॉस्ट है ना वो बच्चा, वो है ₹500 उसकी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जो XYZ कंपनी है, अब उसके पास जो कैश में बैलेंस है वो तो है सिर्फ ₹250, लेकिन मशीन की कॉस्ट है ₹500। तो अब क्या है, XYZ कंपनी को क्या है, ₹250 एक्स्ट्रा कहीं से तो अरेंज करने पड़ेंगे ना। अब उसने क्या सोचा कि मैं ₹250 का क्या है, यानी कि मैं क्रेडिट ले लेती हूँ। ठीक है, या तो अब वो क्या करेगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके लोन ले लेगा, या फिर जिससे उसने मशीन परचेज करी उसको कह देगा कि हाँ भाई मैं आपको ना ₹250 की पेमेंट बाद में कर दूंगा। अब बाद में हम पेमेंट करेंगे, हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कितनी रुपीस की अराइज होगी, जितनी रुपीस की हमने अभी कैश पेमेंट नहीं करी। ठीक है, उतनी रुपीस की हमारी क्या है, लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, the company is allowed to purchase this machine with an initial payment of ₹250 but it owes the manufacturer the remaining amount। अब क्या है, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने ₹250 तो कैश पे कर दिया मशीन को परचेज करने के लिए, और उसने बोला मैन्युफैक्चरर को कि मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट क्या है बाद में पे कर दूंगा। अब मैन्युफैक्चरर हमारा यहाँ पे क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, जिससे हमने मशीन को क्या करा, परचेज करा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, एसेट साइड पे क्या होगा, हमने मशीनरी को परचेज करा। ठीक है, ₹500 की मशीन थी, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो हम ₹500 से उसको क्या कर देंगे, एसेट्स में ऐड कर देंगे। अब मशीन को परचेज करने के लिए हमने ₹250 कैश भी तो दिया है। ठीक है, तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो ₹250 से हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज भी तो हो गया। ठीक है, मशीन को परचेज करने के लिए, इसलिए हमने ₹500 की मशीन को ऐड करने के बाद हमने ₹250 का जो कैश जो पेमेंट करा है एसेट्स में से, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे टोटल ऑफ एसेट्स कितने बचे, पीछे 250 बच गए। ठीक है, लायबिलिटी साइड पे हम ₹250 दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरर है हमने अभी उसको क्या है ₹250 बैलेंस पे करना है, रिमेनिंग बैलेंस अभी हमने उसको क्या है सिर्फ ₹250 पे करे हैं, लेकिन अभी ₹250 क्या है पे करने वाले रहते भी है। तो इसलिए वो हमारा क्या है, अभी लायबिलिटी है, वो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है जिससे हमने मशीनरी परचेज करी थी, उधार पे आधी ली है, तो वो उधार हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। अब वो मैन्युफैक्चरर हमारा क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ₹250 को लायबिलिटी साइड पे भी शो कर रहे हैं। अब इक्विटी के बारे में हमें कोई, कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसलिए हम उसको क्या है 0 ही लेके चल रहे हैं। अब आप ये देखिए,
ऐसे हमने क्या कहा था कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन ना हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का बैलेंस क्या है, सेम ही दिखाएगी, यानी कि इक्वल ही होगा। तो आप ये देखिए, अभी हम 2 ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करी, ठीक है। एसेट्स भी कितने आ रहे हैं, उसका टोटल भी कितना आ रहा है, एसेट्स का 250 और लायबिलिटीज का भी कितना आ रहा है 250, और कैपिटल तो है ही 0, ठीक है। यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्या है, जो बैलेंस है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं किस पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एक न्यूमेरिकल पार्ट बन जाता है, तो जो एग्जामिनर है ना वो इजीली इस पे क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। तो हम इसको मैं अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, अ कंपनी हैज टोटल एसेट्स वर्थ ₹50,000। एक कंपनी है जिसके टोटल एसेट्स हमें कितने बता रखे हैं, ₹50,000, और हमें उसकी टोटल लायबिलिटीज कितनी बता रखी है, ₹20,000, ठीक है। अब उन्होंने बोला आप कैलकुलेट करो ओनर्स इक्विटी, यानी कि उन्होंने हमें क्या है, कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ठीक है। हमें पता है कि हमें एसेट्स भी दे रखे हैं, हमें लायबिलिटीज भी दे रखी है। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करना है यहाँ पर ओनर की कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। हमें एसेट्स कितने दे रखे हैं, ₹50,000 के दे रखे हैं, और हमें लायबिलिटीज भी कितनी दे रखी है, ₹20,000। तो एसेट वाली साइड पे हम एसेट की जगह ₹50,000 लिख देंगे, और लायबिलिटीज की जगह हम लिख देंगे ₹20,000। और इक्विटी तो हमने कैलकुलेट करनी है ना। तो इक्विटी क्या आएगी, इक्विटी विल बी इज इक्वल्स टू एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि इन एसेट्स में लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज राइट हैंड साइड पे क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है। अब अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकल आपको आई होप से ये मैथ्स के बेसिक्स है, ये आते ही होंगे, ठीक है। तो एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इक्विटी कितनी आ जाएगी, 50,000 माइनस 20,000, यानी कि एसेट्स कितने के थे 50,000, उसमें से हम लायबिलिटीज को माइनस कर रहे हैं कितना 20,000। तो हमारे पास इक्विटी यानी कि कैपिटल कितनी आ गई बच्चा, ₹30,000। इजी था ना, देखो कितना आसान है ना। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, हम क्या करते हैं, बस डर जाते हैं, हाय हाय पेपर में क्या आ गया, ये न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया, हमें तो आता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, कोई टाइम नहीं लगता, और इसमें क्या है, लर्निंग क्या करना है, कुछ नहीं याद रखना आपको, बस क्या है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखनी है, वो भी क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इतनी अगर आप छोटे से इक्वेशन को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके बीकॉम के और एमकॉम के स्टूडेंट्स जो है, जो ऑडिट इंस्पेक्टर या कॉमर्स लेक्चरर की या फिर जूनियर ऑडिटर की तैयारी कर ले, उनके लिए क्या है, इजी मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। आप इसमें इजिली मार्क्स गेन कर सकते हो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो तो चलो था, सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा था क्वेश्चन, ठीक है। और यूजुअली ऐसे ही आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन दे रहे, आपने यूज करना है, और आपने या तो एसेट्स कैलकुलेट करना है, या लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, या फिर आपने क्या है, इक्विटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी हम सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अब बिजनेस हैज $1,000 इन एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स कितने हैं बिजनेस के पास, 1 लाख के एसेट्स है, और 40,000 की उसकी हमें क्या दे रखी है बच्चे, लायबिलिटीज दे रखी है। उसके बाद 2 ट्रांजेक्शंस परफॉर्म होती है, ठीक है। इट बाइज इक्विपमेंट ऑफ $20,000 पेइंग $5,000 इन कैश एंड फाइनेंसिंग द रेस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि जो बिजनेस है उसने क्या करा, एक इक्विपमेंट यानी कि कोई एक एसेट परचेज करा जिसकी कॉस्ट कितनी है 20,000 है, और उसने कितनी पेमेंट कर रही है 20,000 के बदले, अभी उसने कैश में उसके पास 5,000 था, तो उसने 5,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब रिमेनिंग 50,000 उसने क्या करा है, अभी पे नहीं करा है, यानी कि वो हमारी क्या है, वो फाइनेंस करेंगे। फाइनेंस का मतलब है वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। हमने किसी से उधार लिया है वो 15,000, ठीक है, यानी कि हम वेंडर को वो बाद में पे करेंगे, ठीक है। हमने इक्विपमेंट एसेट को बाय करा 20,000 की कॉस्ट पे, ठीक है। उसके बदले में हमने अभी कितनी पेमेंट करी है, 5,000 की पेमेंट करी है, रिमेनिंग 15,000 हमने अभी पे नहीं करा है, तो इसलिए वो हमारी क्या है, लायबिलिटी बन गई है, ठीक है। द ओनर ऑल्सो विड्रॉज $10,000 फ्रॉम द बिजनेस। अब जो ओनर है ना उसने क्या है, 10,000 क्या है, विड्रॉ कर लिए है बिजनेस से। जब ओनर क्या है, कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, तब तो हम उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, जब वो कैपिटल को विड्रॉ करेगा तब हम उसको क्या है, उस अमाउंट को कैपिटल में से माइनस करेंगे। और ये जो अमाउंट ओनर क्या है, विड्रॉ करता है अपनी
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अभी ओनर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि अपनी कैपिटल में से वो क्या है 10,000 विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। इस 10,000 को क्या है, हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द न्यू बैलेंसेज ऑफ, हमें न्यू बैलेंस कैलकुलेट करने हैं किसके, एसेट के, लायबिलिटीज के एंड इक्विटी, यानी कि वो इनडायरेक्टली हमें क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है कि जो नई अकाउंटिंग इक्वेशन। अब पहले वाले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, हमें एसेट्स दे रखे हैं $1 लाख, हमें लायबिलिटीज दे रखी है $40,000 और हमें इक्विटी दे रखी है $60,000। ठीक है, अब 60,000 हमने ये कैसे कैलकुलेट करा, आप बोलोगे मैम हमें 60,000 तो दे ही नहीं रखा। तो सिमिलर मेथड जो हमने लास्ट फॉलो करा था, ठीक है, जिसमें हमने इक्विटी कैलकुलेट करी थी, ये इक्विटी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करते हुए ऐसे ही हमने क्या है यहाँ पे भी क्या है इक्विटी को कैलकुलेट करा है। ठीक है, एसेट्स में से हमने लायबिलिटीज को माइनस करा, 1 लाख में से हम 40,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल यानी कि इक्विटी कितनी आ जाएगी, $60,000। अब ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 1 लाख हमें बता रखा है, 40,000 के एसेट्स, सॉरी 40,000 की लायबिलिटीज बता रखी है और इक्विटी हमने क्या है इस दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज को यूज करके हमने इक्विटी कैलकुलेट कर ली। अब ये तो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्या है, ट्रांजैक्शन 1 होती है। ट्रांजैक्शन 1 किस बात की होती है, बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट को क्या कर रहे हैं, एक एसेट को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज करा हमने, एसेट कितने का बच्चे, 20,000 का परचेज करा और उसमें हमने कैश की पेमेंट करी कितनी, 5,000, रिमेनिंग हमारा 15,000 क्या आ गया, लोन आ गया। ठीक है, हमारा क्या आ गया, क्रेडिट आ गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये मैंने ट्रांजैक्शन 1 यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, हमने परचेज करा इक्विपमेंट, ट्रांजैक्शन 1 कैसे होगी, अब इसकी अगर हम जर्नल एंट्री को परफॉर्म करें तो वो क्या होगी, इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट हमारा क्या है, एसेट है, तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितने का, हमने एसेट परचेज करा है 20,000 का परचेज करा है और हमने किसके बदले में परचेज करा है, कैश के बदले में। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, कैश वैसे तो हमारा एसेट है लेकिन अब क्या है, कैश रिड्यूस हो रहा है, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा, कैश हमने कितना पे करा, 5,000 पे करा। ठीक है, अब रिमेनिंग जो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, यानी कि हमने वेंडर से उधार लिया है वो हम वेंडर को उसकी पेमेंट बाद में कर देंगे। अब वेंडर हमारा क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है, ये लायबिलिटी बन गई है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए हमने यहाँ पे वेंडर को अकाउंट को हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, कितनी अमाउंट से, 15,000 से। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, एसेट अकाउंट यानी कि इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश, जितनी हमने कैश में पेमेंट करी, टू वेंडर अकाउंट कितना, 15,000। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई ओनर विड्रॉज 10,000। ओनर ने क्या है अमाउंट विड्रॉ कितनी करी, 10,000 से विड्रॉ करी। जब हम वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तब तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बच्चे, क्रेडिट बैलेंस होता है और तभी तो हम उसको लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट में उसका क्या बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। अब वो क्या है, वही कैपिटल को क्या है, वही उसमें से कुछ अमाउंट क्या है ओनर विड्रॉ कर रहा है। अगर विड्रॉ कर रहा है तो पहले तो हमने उसको क्रेडिट कर रखा होगा, अगर अब वो उस पैसे को निकाल रहा है तो अब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस नाम से डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000। अब वो हमने तो उसको कैश में पेमेंट करी ना उस कैपिटल की। ठीक है, तो हमारा तो कैश रिड्यूस हो गया ना, इसलिए टू कैश अकाउंट 10,000। अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब एसेट्स, अब यहाँ पे आ जाएगी, एसेट्स हमारे पास कितने थे, 1 लाख के, हमने एक और एसेट इक्विपमेंट परचेज कर लिया, हम 20,000 क्या कर देंगे, इसकी कॉस्ट थी वो हम एसेट्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस इक्विपमेंट के बदले हमने 5,000 क्या करी थी, कैश पेमेंट करी थी। अब वो कैश पेमेंट क्या है, हमारा एसेट है, अब वो रिड्यूस हो गया, अब हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर उसने ओनर ने जब ड्राइंग्स करी तब भी हमने उसको क्या है 1,000 क्या है, सॉरी 10,000 क्या है, हमने उसको ड्राइंग्स की फॉर्म में कैश में पेमेंट करी। तो यहाँ पे हम क्या है 10,000 से माइनस कर देंगे, तो टोटल ऑफ एसेट्स हमारे पास एडजस्ट करके कितना आ जाएगा, 1,05,000
5000। अब लायबिलिटीज हमें कितनी दे रखी थी, 40,000 हमें दे रखी थी। अब 15,000 क्या है, ये वो अमाउंट है जो हमने वेंडर को अभी पे करना है, क्योंकि एसेट कितने का था, 20,000 का था, जिसमें से सिर्फ हमने 5,000 कैश पेमेंट करी। अब ये जो रिमेनिंग 15,000 है, अब हम वो वेंडर को बाद में पे करेंगे, तो वेंडर हमारा क्रेडिटर बन गया। अब वो हम उसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज हमारा टोटल कितना आ गया बच्चे, 55,000। अब हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में नेक्स्ट हमें दे रखी है, इक्विटी। अब हमने इक्विटी हमारे पास कितनी थी, 60,000, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। ठीक है, 60,000 थी। ठीक है, अब उस कैपिटल में से ओनर ने क्या करा, 10,000 विड्रॉ करा, तो अब उसकी कैपिटल रिड्यूस होएगी ना, तो कैपिटल में से हम 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एडजस्टेड उसकी कैपिटल अब कितनी आ गई, 50,000 आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमने कैलकुलेट करे, एसेट्स का बैलेंस कितना बन चुका है, 1,05,000। लायबिलिटीज कितनी है हमारी, 55,000। इक्विटी कितनी है, 50,000। ठीक है, तो एसेट्स कितने हैं, 1,05,000। इट विल बी इक्वल्स टू, हम जब लायबिलिटीज और इक्विटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा, 1,05,000, यानी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये इसका दोनों का बैलेंस क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या है, इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, मीनिंग एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम इसको क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, इसी में कवर कर लेते हैं, मीनिंग ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, डेबिट आपने टी शेप अकाउंट हम परफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, किसमें, बैलेंस अकाउंटिंग में। ठीक है, जब भी हम अकाउंट्स परफॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या है, टी शेप में बनाते हैं, ऐसे टी की शेप में। ठीक है, राइट हैंड जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है, और जो उसकी राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। हाँ, उसकी राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेबिट होती है। ठीक है, अब अकाउंट का हम टाइप बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, अगर वो इंक्रीज होएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज होएगी तो हम उसको क्या करेंगे। ठीक है, हम ये बताएंगे। अब एसेट्स क्या है, एसेट्स का बच्चे जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए जब भी एसेट इंक्रीज करोगे तो आप एसेट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। एसेट अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस हो गया। इसलिए जब भी वो एसेट इंक्रीज होएगा तो वो क्या, हम उसको करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी आपका एसेट डिक्रीज होएगा तब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, एक मशीन परचेज करी ₹500 की। अब मशीन क्या है, एसेट है, उसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब आपके पहले वाले एसेट्स में एक मशीन और ऐड हो गई। ठीक है, तो एसेट्स आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब वो मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे क्या कर रहा, हमने डेबिट करा, और एसेट्स में क्या है, 500 ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए उसके बदले आपने कैश में पेमेंट करी। ठीक है, कैश आपका क्या है, एसेट है। ठीक है, कैश रिड्यूस हो गया, तो हमने क्या बोला, जब भी आपका एसेट रिड्यूस होगा तब आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब भी वो एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आप उनको क्या करोगे, डेबिट करोगे, या फिर कोई भी न्यू एसेट इंट्रोड्यूस करोगे तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर कोई भी एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। या फिर आप किसी एसेट को सेल कर रहे हो तो आप एसेट्स में से उस अमाउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि आप उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर एक्सपेंसेस, जैसे एसेट्स है वैसे ही एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का भी नॉर्मल बैलेंस बच्चे क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और अगर एक्सपेंसेस आपके खर्चे इंक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट करोगे, अगर खर्चे आपके डिक्रीज होंगे तो आप उसको क्या है, क्रेडिट करोगे। इसलिए आप क्या है, टू रेंट, टू वेजेस, ऐसे करके आप क्या है, टू फैक्ट्री रेंट है ना, टू टैक्सेस, टू ड्रॉइंग्स, ऐसे करके आप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो एक्सपेंसेस को। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहे होते हैं, डेबिट, आप उसको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे होते हो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे, और जब भी डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अब यहाँ पे थर्ड आ जाता है डिविडेंड। अब ये कौन सा डिविडेंड है, ये बच्चे वो डिविडेंड है जो हम क्या है, शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, जो हम ओनर्स को अमाउंट पे कर रहे हैं
डिविडेंड क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल है। अब ओनर ने क्या है, कैपिटल की अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, अब वो कुछ तो इनकम एक्सपेक्ट करेगा ना उसके बदले, तो अब हम उसके बदले कैपिटल पे हम क्या है, रेगुलरली क्या है, कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अब हमारे लिए तो वो क्या है, खर्चा है ना, हम तो कैपिटल पे डिविडेंड पे करेंगे, तो हमारे लिए तो वो क्या है, खर्चा है। इसलिए डेबिट, जो डिविडेंड हम पे करते हैं उसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस का होता है। जब भी हमने जो डिविडेंड पे करना है, अगर हमारा खर्चा है, अगर डिविडेंड ज्यादा पे करना है, अगर ये खर्चा हमारा इंक्रीज होएगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, अगर ये कम होएगी तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली बच्चे क्या है, लॉसेस, ठीक है, लॉसेस क्या है, हमारा नुकसान है। जब भी हमारा नुकसान होता है उसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो एसेट की तरह क्या है, डेबिट बैलेंस होता है। जब भी हमारा लॉस इंक्रीज होएगा तब हम उसको डेबिट करेंगे, जब भी हमारा लॉस डिक्रीज होएगा तब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का बच्चे नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ये वो अमाउंट होती है जो हमने दूसरों से उधार ले रखी है और जो हमने दूसरों को पे करनी है, ठीक है। हमारी क्रेडिबिल यानी कि हमारी लायबिलिटी बन जाती है, हमारी एक ऑब्लिगेशन बन जाती है किसी दूसरे पर्सन से जिससे हमने पैसा पे, जिसको हमने पैसे पे करने हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होएंगी तो वो क्रेडिट होएंगी, अगर डिक्रीज होएंगी तो वो क्या होएंगी, डेबिट होएंगी, ठीक है। कैपिटल भी ठीक है, सेम लायबिलिटीज की तरह है। जब भी इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल इंक्रीज होएगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर कैपिटल डिक्रीज होएगी तो हम उसको क्या है, डेबिट करेंगे। रेवेन्यू क्या है, हमारी इनकम है, गेन्स भी क्या है, हमारी इनकम है। तो ये दोनों का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इन सारा क्रक्स बताती हूँ। एसेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए और लॉसेस हो गए, ठीक है। ये एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चे, डेबिट बैलेंस होता है। और जब एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होंगे तो आप इनको डेबिट करेंगे, जब ये तीनों डिक्रीज होंगे तो आप इनको क्या है, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स। अब लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स, इनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी ये इंक्रीज होंगे तो आप इनको क्रेडिट करेंगे और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो आप इनको क्या है, डेबिट करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अकाउंट की टाइप और उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, कब हमने उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करते वक्त हमने उसको डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कहते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई है तो हम इसको आने वाले लेक्चर्स में जब हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, तो उसमें हमने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आप वो वीडियोस भी आगे देख लेना, ठीक है। अभी के लिए आपके अपने दिमाग में आप ये बिठा लीजिए कि कौन सा एसेट या एक्सपेंसेस है तो उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको आई होप सो अकाउंटिंग इक्वेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, वही बैलेंसेस हम इसको आगे अच्छे से और डिस्कस करेंगे। फिर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आप मेरी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस लेके आती रहूँगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप ऑडिट इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कॉमर्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरी इन वीडियोस को अच्छे से डिटेल में इसमें सब सारे कंसेप्ट्स में डिस्कस कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से अगर कवर करके चले जाएंगे ना तो आपका फॉर श्योर जो पार्ट बी है वो अच्छे से एग्जाम के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, टाटा।